Hello, good morning. Welcome back, my dear students of Standard Ninth. And today we will continue with our same chapter number 6, World After 1945. Friends, today we are going to see many things about the Germany only. And but before that, हमने पार्ट वन में क्या किया था एक बार फटाफट वो एक बार रिकॉल कर लेते हैं सो दैट वी कैन गो ऑन द परफेक्ट ट्रैक ओके। सो हम लोगों ने देखा कि बहुत सारी लड़ाइयाँ लड़ी गई थी। यूनाइटेड नेशन फॉर्म हुआ टू इस्टेब्लिश पीस इन द वर्ल्ड। ओके, यूनाइटेड नेशन के चार्टर में अपील की गई ताकि फ्यूचर की जनरेशन को वॉर्स में ना फ्यूचर जनरेशन को मतलब वॉर ना देखना पड़े। फिर कोल्ड वॉर का फेज आता है जहाँ पर इंग्लैंड और फ्रांस का जो सुपर पावर निज़म था वो अब शिफ्ट होकर किस में चला गया है, रशिया एंड अमेरिका के पास। और ये दोनों के बीच में जो टेंशन वाला कंडीशन है इसको हम लोग एक तरह से कोल्ड वॉर कहेंगे। ओके, यूरोपियन की जो वेस्ट साइड की कंट्री है वो अमेरिकन आइडियोलॉजी डेमोक्रेटिक फॉलो कर रहे हैं, लेकिन जो ईस्टर्न साइड्स हैं के कंट्री से और हाफ जर्मनी जो है वो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी डेट मीन्स रशिया सोवियत यूनियन को फॉलो कर रहे हैं। एंड ये टेंशन्स क्रिएट होते जा रहे हैं। इसी मतलब लेवल को आगे बढ़ाते हुए ये लोगों ने अपना एक मिलिट्री ग्रुप फॉर्म कर लिया। ओके, अमेरिका वालों ने नेटो सीएटो ने सेंटो भी किया है। वेल यहाँ पे दिया नहीं है बट रशिया ने भी, सोवियत यूनियन ने वॉर्सो पैक नाम का एक किया था। फिर दुनिया में आर्मामेंट डिसआर्मामेंट और न्यूक्लियर वेपन्स की एप्लीकेशन वो सब हुई। आर्मामेंट मीन्स टू इंक्रीज द नंबर ऑफ वेपन, डिसआर्मामेंट मतलब उनके नंबर रिड्यूस करना। एंड बीच में एक बार ऐसा भी हुआ था कि क्यूबा को लेके अमेरिका और रशिया आमने सामने आ गए थे। एंड फिर बाद में हॉटलाइन से बात होती है लीडर्स, फिर वो डिसाइड करते हैं कि हम लोग पीछे हट जाते हैं एंड इस पूरे इंसिडेंट को हम लोग क्यूबन क्राइसिस रिकग्नाइज करेंगे। ठीक है, बाद में एक एग्रीमेंट हुआ कि हम लोग ओपन एटमॉस्फेयर में कोई भी न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट नहीं करेगा एंड इसको एक लिमिटेड अमाउंट में रखेंगे। मीनवाइल बहुत सारे एशियन और अफ्रीकन कंट्रीज भी फ्री होते हैं। ओके, एंड दिस वाज आवर पार्ट वन। नाउ वी आर मूविंग टूवर्ड द पार्ट टू। ओके, आज का पहला जो टॉपिक है डेट इज कॉल्ड नॉन अलाइंग मूवमेंट। मैं पहले आपको थोड़ा सा एक ओवरव्यू दे देता हूँ। ओके, चलो पहले पढ़ लेते हैं, बाद में हम लोग इसको समझते हैं। ठीक है, ओके, so as you can see above my image, three lines are there. Some new nation adopted the policy of not to align with any of the two power blocks or military blocks. They decided that they would maintain equal distance from both the bloc. These nations are identified as non-aligned nation and their foreign policy was called the non-aligned policy. Friends, यहाँ पर क्या हो रहा है कि दो तरह के कंट्री थे इस दुनिया में, या तो आप रशिया के साथ हो जाओ या तो आप फिर अमेरिका के साइड हो जाओ। लेकिन इंडिया जैसे कुछ देश थे ना, वो ऐसा कहते हैं कि इन केस अगर हम रशिया के साथ हो जाते हैं तो हम लोग अमेरिका को नाराज़ कर रहे हैं, अगर हम अमेरिका के साथ हो रहे हैं तो रशिया नाराज़ हो रहा है। अगर हम लोग न्यूट्रल रहते हैं, मतलब हम लोग किसी भी पावर ब्लॉक को ऐसा नहीं कि नाराज़ करना चाहते हैं और किसी को खुश भी नहीं करना चाहते हैं, वी जस्ट वॉन्ट टू रिमेन न्यूट्रल। हम वो देश हैं जिसने बहुत भी गुलामी देखी हुई है। हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट, पॉवर्टी, इलिटरेसी, बहुत सारे प्रॉब्लम है और हम लोग अभी किसी ग्रुप का हिस्सा बन के अपने देश की ऐसी तैसी करना नहीं चाहते हैं। सो उन लोगों ने डिसाइड किया कि वो दोनों पावर ब्लॉक से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करेंगे और उनकी इसी पॉलिसी को हम लोग नॉन अलाइंग नेशन, उन सारे देशों को नॉन अलाइंग नेशन कहेंगे और उनकी इस पॉलिसी को नॉन अलाइंग पॉलिसी कहेंगे। ओके, दोज न्यूट्रल that did not want to adopt the ideology of either of the two superpowers of the world wished to have an all-round development, maintaining its unique existence. Under the leadership of India's first Prime Minister Jawaharlal Nehru, Indonesia first President Sukarno, Egypt's second President Gamal Abdel Nasser, Ghana's first President Kwame Nkrumah, and Yugoslavia President Joseph Broz Tito got a thumping support for this movement. ठीक है, तो
यहाँ पे सारे वर्ल्ड लीडर्स के नाम लिए गए, ये सारे अलग अलग कंट्रीज़ के लीडर्स हैं और ये सारे नॉन अलाइंग मूवमेंट के फेवर में थे और ये इस चीज़ को समझते थे कि हमको डेवलपमेंट भी करना है एंड डेट इज़ ऑफ ऑल राउंड डेवलपमेंट। ओके, आगे बढ़ते हैं। 1 2 3 4 5th लाइन में हम लोग मूवमेंट से आगे। इन दिस नॉन अलाइंग काउंसिल 23 countries of Asia and 6 countries of Africa were present. So there are 29 members, 23 from Asia and 6 from Africa. The organization was founded in the Belgrade in 1961, known as NAM, NAM. तो उसको हम लोग कहेंगे नॉन अलाइंग मूवमेंट। Under the leadership of Jawaharlal Nehru, the policy of non-alignment were framed. Non-aligned movement completed valuable leadership. Nehru believed that movements continue to see a role for itself, as in its view, the world's poorest nation will remain exploited and marginalized, no longer by opposing the superpower, but rather in a unipolar world, and in it's the Western hegemony and one minute, colonialism. Okay, colonialism that the movement has really realigned itself, and it opposed the foreign occupation, interference in internal affairs and aggression unilateral measures. So friends, यहाँ पे अगर हम बात करें तो 29 मेंबर्स थे। 1961 में बेलग्रेड नाम की जगह पर इसका फॉर्मेशन होता है और उस मूवमेंट को नॉन अलाइंग मूवमेंट कहा जाता है। पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर उसके लीडर होते हैं एंड ये एक तरह से ऐसे ग्रुप का नेशन है जो मतलब बहुत सालों से या तो फिर इंग्लैंड या तो फिर फ्रांस कंट्री का वो लोग अंदर गुलाम रहे थे, है ना, और एक पुअरेस्ट नेशन थे और ये किसी भी देश को सुपर पावर्स यानी जो अमेरिका और रशिया है उसको ये लोग नाराज़ करना भी नहीं चाहते हैं। सो वो चाहते हैं कि एक हम लोग एक दूसरे के इंटरनल मैटर में ज़्यादा अफेयर ना करें, एक दूसरे की अगर हेल्प कर सकते हो तो प्रोग्रेसिव कर सकते हैं तो ज़्यादा बेटर है। ओके, manifested by the globalization and implications of the neoliberal policy, the non-aligned movement has identified economic underdevelopment, poverty, social injustice and growth threat of the peace and security. उन्होंने कहा नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट है ना वो अंडर इकोनॉमिक है ना, जो कंट्रियों की इकोनॉमी बहुत ख़राब है उनके लिए सही है एंड ये मतलब दुनिया में एक तरह से पीस एंड सिक्योरिटी भी ला सकती है अगर सारी कंट्री नॉन अलाइंग हो जाए तो। Today, more and more countries have joined non-alignment movement. Under the summit was held at Kuala Lumpur on 13th of May 2003. For the last 4 decades, many incidents have happened. This disintegration of the Soviet Union and the Russia power decreases. America emerged as a superpower. Imperial policy decreased minimum by the other countries, and in this situation non-alignment movement played an important role. आज अगर हम देखें ना तो शुरुआत तो 29 कंट्री से होती पर जैसे जैसे ये आगे बढ़ता है और कंट्रीज के साथ जुड़ते गए। इनका भी 2003 13 मई को कोलालमपुर जो मलेशिया में है वहाँ पे इनकी एक मीटिंग हुई थी, ठीक है, लगभग 40 साल बाद भी नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट के। अब रसिया जो सोवियत यूनियन था वो मतलब एक तरह से ख़त्म हो गया था, वो कैसे ख़त्म हुआ था वो हम लोग आगे लेक्चर में देखेंगे आज ही। बट इसके बाद नॉन अलाइनमेंट अब अमेरिका सुपर पावर बचा है और कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड पे ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट जो था ना वो सक्सेसफुल था। क्यों? क्योंकि इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज की जो आपस में लड़ाइयाँ थी वो नहीं हुई, है ना। चलो आगे बढ़ते हैं। The non-aligned nation with their non-aligned policy were successful in contributing world politics. The non-aligned movement was successful in showing off the moral impact for maintaining the world peace, stopping war, maintaining world human society and nationalism, as well as the superpower adopting an attitude ऑफ डिसआर्मामेंट। तो नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो नॉन अलाइंग पॉलिसी थी वो कहीं ना कहीं पूरे वर्ल्ड में एक तरह से पीस,
लड़ाइयाँ ना लड़ना, ह्यूमन सोसाइटी का डेवलपमेंट, और कहीं ना कहीं ये सुपर पावर कंट्रीज अपना एक तरह से न्यूक्लियर वेपन्स को डिस्ट्रॉय करें, ये भी बहुत ज़रूरी था। ठीक है, ओके। नाउ फ्रेंड्स, एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एंड दैट टॉपिक इज पार्टीशन एंड यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी। ओके, तो शुरू करते हैं। ओके, सो लेट्स बिगिन। Partition and unification of Germany. Germany was the main cause behind the World War, both the World War. Well, that means World War One and World War Two. It faced the humiliating defeat from the World War Two. All its state administration, economic collapse completely. तो पहली बात, वर्ल्ड वॉर टू में बहुत बुरी तरह से जर्मनी हारा था। उनकी अर्थव्यवस्था, उनकी इकोनॉमी, सब कुछ मतलब तहस नहस बर्बाद हो चुका था। देयर वॉज नॉट अ सिंगल पार्टी लेफ्ट इन द होल ऑफ द जर्मनी डेट कुड रूल द नेशन। इवन उनके यहाँ पे कोई पॉलिटिकल पार्टी भी नहीं थी जो कंट्री को चला सके। इन एडिशन टू डैट देयर वॉज अ फियर दैट जर्मनी वुड पोज थ्रेट would pose a threat to the world once again if it emerged a military power once again। और पूरी दुनिया में ये भी एक खतरा था कि अगर जो जर्मनी है कहीं वो फिर से उसने अपनी आर्मी इकट्ठी कर ली, और इंसान के अंदर एक होता है ना कि तुमने हमारा बहुत बुरा किया तो हम भी तुमको दिखाएंगे एक दिन। तो ये सबको पता था कि अगर जर्मनी ने अपना मिलिट्री पावर अगेन जमा किया तो अगेन ये वर्ल्ड के लिए खतरा हो सकता है। Therefore, defeated Germany divided into 4 administrative segments। अब ये administrative segments क्या है? Well, let me tell you। पहले मैं ये पूरा रीड कर लेता हूँ, then I will explain to you। The Soviet Red Army in the later phase of the war had captured Eastern Germany, and therefore it was accepted Eastern Germany would remain in their control, whereas it had decided that America would control the southern west part, southern west नीचे, okay, of the Germany. France would control its area near the France, while Britain would control the area of Germany bordering the Belgium and Holland। चलो ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, पहले मैं पूरा ये ठीक है ठीक है ठीक है, तो थोड़ा सा आपको मैं एक आइडिया देता हूँ कि चल क्या रहा है। इमेजिन करो ये जर्मनी है, ठीक है, हाइपोथेटिकल मैप बनाया है, एग्जैक्ट मैप तो ऐसा है ही नहीं, ऊपर से थोड़ा लीक कर रहा है मैप, हाँ एनी हाउ। अब ये जर्मनी जो था ना, ये मतलब ऐसे 4 सेगमेंट में बटा हुआ था, ठीक है। सेगमेंट नंबर 1 ये कंट्रोल कर रहा था सोवियत यूनियन, रशिया। साउथ वेस्ट में अमेरिका उसको कंट्रोल कर रहा था। नंबर 3 फ्रांस कंट्रोल कर रहा था, जो उसके बॉर्डर के साथ अटैच करते हैं। कुछ बोलोगे यहाँ पे, क्या था? कुछ नहीं हो। एंड 4 नंबर एक तरह से इंग्लैंड उसको कंट्रोल करा था, जो उसके बॉर्डर हॉलैंड और बेल्जियम से लगते हैं। सो पूरा जर्मनी 4 सेक्शन में बटा हुआ था। 1 नंबर सोवियत यूनियन, एंड 2 नंबर, 3 नंबर एंड 4 नंबर। अब 1 नंबर में कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी फॉलो की जा रही है। 2, 3, 4 में क्या हो रहा है? वेल 2, 3, 4 में फॉलो की जा रही है डेमोक्रेटिक वैल्यूज़, एंड अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड उसको कंट्रोल कर रहा है। आई होप इतना तो सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग थोड़ा आगे बढ़ते हैं और फिर देखते हैं आगे क्या होता है। अमेरिका, फ्रांस एंड ब्रिटेन started thinking that certain alternative arrangement, meanwhile an atmosphere of distrust and doubt had already started between the two power blocs. America and other Western European countries established the Federal Republic of Germany. In this administration jointly America, Britain and France। फिर क्या किया? ये 2, 3, 4 नंबर आपने अभी जो मैंने मैप में ड्रॉ करके दिखाया था, ये जो पूरा एरिया था, ये अमेरिका, ब्रिटेन और जो फ्रांस कंट्रोल एरिया था। यहाँ पे इन लोगों ने एक अलग से एक गवर्नमेंट बना दी, जो मतलब तीनों गवर्नमेंट मिलके काम करेगी। ऑन द अदर साइड, सोवियत यूनियन ऑल्सो डिक्लेयर ईस्ट जर्मनी एज अ डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ ईस्ट। लो है
है तो अभी कुछ डेमोक्रेसी नहीं, लेकिन नाम डेमोक्रेटिक है। गुड। Thus, after the war, two independent German states came into existence, namely वेस्ट जर्मनी, जिसको हम लोग डेमोक्रेटिक कहेंगे, जो 2, 3, 4 नंबर में था, एंड ईस्ट जर्मनी कम्युनिस्ट, जो यूजुअली 1 नंबर था। एज जर्मनी 3 वेस्टर्न सेगमेंट वेर यूनाइटेड, 3 एडमिनिस्ट्रेटिव सेगमेंट ऑफ बर्लिन ऑल्सो यूनाइटेड। In this reaction, the Soviet Union in April 1948 declared a Berlin blockade that resulted into the tremendous tension between the Soviet Union and the Western state. Later on, a high and 42-kilometer long wall separated Western and Eastern Berlin were constructed. The communist government tried to prevent thousands of East German citizens from jumping and entering into the free atmosphere of Western Germany. Many people lost their lives in doing so. After about 4 to 4.5 decades, Western Germany made an astonishing development. Experts considered this as a German miracle. This was a remarkable change in the economic condition of East Germany. The East Germany communist government crushed all the hopes of its people for political freedom and rapid economic development. अब हुआ क्या, मैं आपको थोड़ा सा मैप के थ्रू समझाता हूँ। एज यू नो कि पूरा जो जर्मनी था वो एक तरह से 4 पार्ट्स में डिवाइड था, बट अब क्या हो गया है, जर्मनी सिर्फ 2 पार्ट में डिवाइड है। नंबर 1 इसको हम लोग कहेंगे ईस्ट जर्मनी, ठीक है, एंड नंबर 2 इसको हम लोग कहेंगे वेस्ट जर्मनी, ठीक है। सो दिस पार्ट इज कॉल्ड ईस्ट जर्मनी एंड दैट दिस पार्ट इज कॉल्ड ईस्ट जर्मनी एंड दैट पार्ट इज कॉल्ड वेस्ट जर्मनी। दिस 2 नंबर है। अब इनका जो कैपिटल था वो था बर्लिन। अगेन बर्लिन भी 2 पार्ट में डिवाइड है, ठीक है, एक सोवियत यूनियन के पास है, एक डेमोक्रेटिक के पास है। डेमोक्रेटिक मीन्स रसिया, नॉट रसिया, अमेरिका, फ्रांस एंड इंग्लैंड। और इन लोगों ने क्या किया, शहर के बीच में से, देखो मैं आप जो मार्क कर रहा हूँ यहाँ पे शहर के बीच में बना दी इन लोगों ने 42 किलोमीटर की दीवार, ताकि ईस्ट जर्मनी के लोग वेस्ट जर्मनी में ना जा सके, या फिर वाइस वर्सा वेस्ट जर्मनी के लोग ईस्ट जर्मनी में ना आ सके। अब बहुत सारे लोगों की इसमें जान भी गई। अल्टीमेटली 40-45 साल, 40 to 45 ईयर्स, 4 डिकेड मीन्स 40 ईयर्स होता है, एंड हाफ यानी अप्रोक्सीमेटली 45 ईयर्स के बाद वो जो दीवार थी उसको तोड़ा गया और पूरा जर्मनी फिर एक हो गया, है ना। एंड जब तक तो एक तरह से सोवियत यूनियन भी टूट चुका था, सो अल्टीमेटली पूरा जर्मनी एक यूनाइटेड था। रीज़न क्या था, वेस्ट जर्मनी में डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा था, जबकि ईस्ट जर्मनी में देयर वाज एज सच नो डेवलपमेंट इज सीन, क्योंकि कम्युनिस्ट गवर्नमेंट जो थी वो मतलब लोगों की एक्सपेक्टेशन पे खरी नहीं उतरी, उनकी जो डिमांड थी उसको फुलफिल नहीं कर पाई। टिल 1990, जस्ट ए मिनट, till 1919 many important and far-fetching changes took place in the international politics. Owing to many reasons, the Cold War among the superpower also ended. These years witnessed a crack in otherwise impregnable Soviet Union. Ultimately, Soviet Union was disintegrated. As a consequence of it, ऑन अक्टूबर 3, 1990 बोथ जर्मनी यूनाइटेड, ठीक है। तो ये डेट याद रखना कि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में बहुत कुछ बदल चुका है। सोवियत यूनियन जो था वो वीक पड़ चुका है, सोवियत यूनियन अलग अलग कंट्रीज में बढ़ चुका है, एंड 3 अक्टूबर 1990 को जर्मनी वापस से यूनाइट होता है। मतलब जो उनके बीच की वो दीवार थी ना, अंबुजा सीमेंट वाली, आप एक ऐड देखते होगे, भैया तोड़ दो ये दीवार, सो मतलब वही सीन था। एक तरफ बहुत अमीर वाला घर था, एक तरफ बहुत गरीब वाला घर था, एंड वो दीवार टूट जाती है। अंबुजा सीमेंट में नहीं टूटती है, वो बात अलग है। नाउ पीपल ब्रोक डाउन द जर्मन वॉल विच इज ए सिंबल ऑफ द जर्मन डिवीजन। पीपल कंसिडर डिमोलिशन ऑफ द बर्लिन वॉल एज द एंड ऑफ द कोल्ड वॉर एरा, सेलिब्रेटेड एंड ओकेजनल होल हार्टेडली।
टुडे यूनिफाइड जर्मनी इज टर्न आउट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमिक पावर इन द यूरोप। फ्रेंड्स, टॉकिंग अबाउट आज जर्मनी जो है ना वो यूनाइटेड जर्मनी है, कॉम्बिनेशन ऑफ ईस्ट जर्मनी एंड वेस्ट जर्मनी, और एक बहुत पावरफुल कंट्री भी है। लॉजिस्टिक ट्रांसपोर्ट के मामले में तो सबसे नंबर 1 कंट्री है। मीन्स व्हाट, किसी भी कंट्री में आपको सामान भेजना हो, वहाँ से मंगवाना हो, तो जर्मनी सबसे पावरफुल कंट्री उसमें माना जाता है आज भी। आफ्टर 1990 दे हैव मेड अ ट्रेमेंडस एफर्ट टू बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इकोनॉमी नेशन इन द लास्ट डिकेड। और इकोनॉमी में तो मैंने अभी आपको बताया बहुत पावरफुल कंट्री है। टुडे इट हैज़ बिकम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड द लीडिंग नेशन ऑफ द यूरोपियन यूनियन। चलो अब हम बात करेंगे डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन की। सोवियत यूनियन एंड रशिया कैसे बिखर गया, ठीक है। ड्यूरिंग द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, सोवियत यूनियन प्राइम मिनिस्टर मिखाइल गोर्बाचेव, ये थोड़ा अजीब से नाम है इनके, liberal policy led to the disintegration of the Soviet Union and Russia. Peaceful disintegration of the Soviet Union is considered as the epoch making in the international politics. Mikhail Gorbachev became the prime minister of the socialist side on 11th March 1989. He had a liberal attitude. Russia had progressed tremendously in the field of science and technology. They had also acquired a capability to compete with the superpower like America. ठीक है, सो ये लोग क्या कह रहे हैं कि उनके प्राइम मिनिस्टर बनते हैं मिखाइल गोर्बाचेव, जो थोड़े लिबरल होते हैं। लिबरल मीन्स उनकी इतने एग्रेसिव नहीं है। एंड इनके अंडर में फिर रशियन यूनियन का डिसइंटीग्रेशन होता है और बहुत पीसफुली होता है, किसी को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी क्योंकि सब लोग चाहते ही थे। गोर्बाचेव अडॉप्टेड 2 पॉलिसी, ग्लास्नोस्ट एंड पेरेस्ट्रोइका, ठीक है। तो ये उनकी 2 पॉलिसी थी। इन दिस वे Gorbachev introduced economic and political reform in the place of the single-handed communist rule. The stronghold of the Communist Party, the Soviet bureaucracy of the Red Army started weaken. तो उनकी जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उनकी आइडियोलॉजी काम नहीं कर रही थी और फिर वो कमज़ोर हो जाती है। इन 1990 एक और बात, जब नो डाउट आज जो उनका बड़ा कंट्री है सोवियत यूनियन का, वो रसिया माना जाता है। और रसिया भी आज भी इतना पावरफुल कंट्री है कि वो अमेरिका से टक्कर ले सकता है, विच इज़ द अपॉइंट सुपर पावर। 1990 द प्रोसेस ऑफ द डिसइंटीग्रेशन ऑफ द सोवियत यूनियन बिगिन। एट द एंड, आउट ऑफ द 15 स्टेट 14 स्टेट्स बिकेम इंडिपेंडेंट एंड disintegrated to the Soviet Union and came to an end of December 1991. पहले 15 कंट्रियों का ग्रुप था, पूरा बिखर गया है। आप लोग गूगल करके देख लेना सोवियत यूनियन एंड रशिया, तो आपको पता चल जाएगा कि कौन से स्टेट्स अलग हुए थे। ओके, एंड आज का लास्ट टॉपिक, इंडियाज कॉन्ट्रीब्यूशन एट द इंटरनेशनल लेवल। वेल, इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली एट द इंटरनेशनल लेवल during its freedom struggle and after its independence. India always opposed the imperialism, colonialism and evil like a racial discrimination. It had supported movement opposing such evils. India has always remained active in the formation of the United Nations and it's actively involved in all its activity. India has played an important role in sending its military to support the United Nations effort in maintaining international peace and security. India has worked appreciably by sending military troops to countries like Gaza, Cyprus, Congo, and Sri Lanka during their conflict. India has also acquired in maintaining peace. India has persistently emphasized on the need of the disarmament to achieve the world peace. ठीक है, तो पहले मैं इतना समझा देता हूँ. Let me finish first, then I will explain. In this issue, it has taken the leadership in debate world around and in making useful suggestions. India has expressed a desire to the entire humanity for peace by presenting a proposal for total nuclear disarmament in the United Nations General Assembly. To spend the money in the upliftment of the poor people in other countries instead of using money in creation of the nuclear weapon, military has always been a demand from India in United Nations. World peace has internationally remained India's primary concern for its foreign policy. India has always remained active to achieve an atmosphere of cooperation, trust and understanding among the nations. तो देखो फ्रेंड्स, इंडिया का यूएन के साथ क्या कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, डेट वी आर सपोज टू डिस्कस।
टॉकिंग अबाउट, जब से इंडिया आज़ाद हुआ है ना, उससे पहले से इंडिया यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन में लग गया था। इंडिया ने हमेशा ये इम्पेरियलिज्म, कॉलोनलिज्म के बारे में और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन का विरोध किया है, जो अगेन गलत पॉलिसियाँ हैं, और इंडिया हमेशा इनका विरोध करता ही आया है। इसके अलावा यूनाइटेड नेशन के फॉर्मेशन के बाद जब भी यूनाइटेड नेशन को इंडिया की ज़रूरत पड़ी है, इंडिया हमेशा रेडी रहा है। इंडिया ने बहुत बार अपनी मिलिट्री सपोर्ट भी यूनाइटेड नेशन को दिया है। एक मतलब इंसिडेंट हुए थे कुछ गाजा, साइप्रस, कोंगो एंड श्रीलंका में, तो उनके कंट्री में पीस इस्टेब्लिश करने के लिए इंडिया ने अपनी आर्मी भी उधर भेजी थी। इसके अलावा इंडिया हमेशा डिसआर्मामेंट के लिए बात करता है, लेकिन दुनिया में शांति रहे। इंडिया ने जनरल असेंबली में ये भी कहा है कि सारे वर्ल्ड्स को मिलकर आपस में ये डिसाइड करके और न्यूक्लियर वेपन को डिस्ट्रॉय कर देना चाहिए, डिसमेंटल कर देना चाहिए, ताकि पूरी दुनिया एक तरह से शांति के एटमॉस्फेयर में जी पाए। और वो पैसा जो आप वेपन से स्पेंड कर रहे हो, वो गरीब लोगों की हेल्प में करोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इंडिया की पहले भी ये पॉलिसी है, इंडिया की पॉलिसी आज भी यही है कि टू मेक दिस वर्ल्ड फ्री फ्रॉम द न्यूक्लियर वेपन्स। ओके, एंड जो मुझे तो नहीं लगता है पॉसिबल है, क्योंकि कोई कंट्री मानने वाला नहीं है लुकिंग एट द टुडेज कंडीशन। एंड इसके अलावा वर्ल्ड पीस दुनिया में रहे, ये इंडिया का और यूनाइटेड नेशन का दोनों का मेन कंसर्न है, और इंडिया हमेशा एक्टिव मेंबर बन के रहता है। सो फ्रेंड, दिस इज द एंड ऑफ द सेक्शन सेकेंड. Of course, in my third session, we are going to see how India's relation with the Russia, how India's relation with the America, और हमारे आसपास पड़ोस में बहुत सारे कंट्रीज हैं, उनके बारे में हम लोग थोड़ा स्टडी करेंगे. ओके, आई होप यू स्टूडेंट्स आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा. सो स्टे विद मी, एंड एट लास्ट, एज ऑलवेज, थैंक्स फॉर लिसनिंग मी.